हेलो, दिस इज डॉक्टर रुपिंदर कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। अब लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने ACL के बारे में पढ़ा था, उसकी एनाटॉमी, फिर ACL टीयर हो जाए तो फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करना है, और इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, वो सब देखा था। अब ये जो वीडियो है इसमें ACL टीयर का सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो सारी वीडियोस ना देखी हो तो आप उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, तो वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हो। अब ये वाली वीडियो में हम देखेंगे ACL टीयर का सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है टाइमिंग ऑफ सर्जरी। ACL के सर्जिकल मैनेजमेंट में टाइमिंग ऑफ सर्जरी काफी इम्पोर्टेंट है। तो कब सर्जरी कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट कि जो स्वेलिंग है, जो इंजर्ड साइड पे स्वेलिंग हुई है, वो रिड्यूस हो जानी चाहिए। जब तक स्वेलिंग रिड्यूस नहीं होती तब तक जो है ACL की सर्जरी नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है कि रेंज ऑफ मोशन। अब जिस साइड इंजरी हुई है वहां पे नी की बेंडिंग, स्ट्रेट करने की, ये सारी जो रेंज ऑफ मोशन है वो डिक्रीज हो जाती है। तो पहले क्या करना है कि इन रेंज ऑफ मोशन को अनइंजर्ड नी के ऑलमोस्ट इक्वल लेके आना है। तो इसीलिए जो है ACL टीयर में प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट भी आपने देखा होगा कि प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लोग लेते हैं, उसके बाद जो है ऑपरेशन होता है। फिर थर्ड पॉइंट है कि गुड क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेंथ। सर्जरी तभी होगी अगर जो है क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेंथ अच्छा हो। और सर्जरी का टाइम और भी काफी चीजों से इफेक्ट होता है, जैसे कि अगर ACL टीयर के साथ साथ मेनिस्कल इंजरी है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इंजरी है, तो वो भी सर्जरी के टाइम को जो है अफेक्ट करेंगे। अभी वही देखना है कि टाइमिंग ऑफ सर्जरी। फर्स्ट पॉइंट, स्वेलिंग इन द नी मस्ट गो डाउन टू नियर नॉर्मल लेवल। स्वेलिंग नियरली नॉर्मल हो जानी चाहिए। Range of motion, bending and straightening of the injured knee must be nearly equal to uninjured knee. Third, good quadriceps muscle strength must be present. Fourth, usually it takes couple of weeks after injury before ACL reconstruction can be performed. जनरली होता क्या है, ACL टीयर होने के काफी वीक्स बाद जो है वो सर्जरी की जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है the presence of any associated injuries to the knee joint involving cartilage, meniscus or other ligament may change the time for the surgery. अब ये जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, अब ACL टीयर हुआ है तो उसमें सिंपली ऐसा नहीं है कि सूचर्स कर देंगे। इसमें क्या होता है कि ग्राफ्ट लिया जाता है। ACL टीयर इज जनरली रिप्लेस्ड बाय ग्राफ्ट मेड अप ऑफ टेंडन। अब ये जो ग्राफ्ट होता है वो दो तरह का होता है, एक ऑटोग्राफ्ट, दूसरे एलोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट मतलब जो पर्सन में इंजरी हुई है उसी में से अगर लिए गए हो तो वो ऑटोग्राफ्ट। अब ऑटोग्राफ्ट या तो पटेलर टेंडन में से लिया जाता है, या तो हैमस्ट्रिंग टेंडन, या तो क्वाड्रिसेप टेंडन। तो ये जो तीन है, पटेलर टेंडन, हैमस्ट्रिंग टेंडन, क्वाड्रिसेप टेंडन, इन तीनों में से जो है ACL का ग्राफ्ट लिया जाता है ऑटोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट जो है वो पटेलर टेंडन, आर्चिलीस टेंडन, सेमी टेंडेनोसिस, ग्रेसिलिस एंड पोस्टीरियर टिबियालिस टेंडन, ये सब में से एलोग्राफ्ट लिया जाता है। अब जो है हम एक एक करके सारे ग्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा ग्राफ्ट किस तरह से लिया जाता है और उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा और उसमें प्रिकॉशंस क्या रखने हैं। तो अभी हम वो सब देखेंगे। अब ऑटोग्राफ में सबसे पहला होता है पटेलर टेंडन ऑटोग्राफ। पटेलर टेंडन ऑटोग्राफ जो है वो मिडल थर्ड ऑफ पटेलर टेंडन जो होता है उसके मिडल थर्ड में से लिया जाता है, और उसके साथ जो है पटेला बोन का प्लग और शिन टिबिया बोन का जो प्लग होता है वो भी साथ में थोड़ा लिया जाता है। मिडल थर्ड ऑफ पटेलर टेंडन ऑफ द पेशेंट along with the bone plug from shin and the patella is used in patellar tendon autograft. अब ये जो पटेलर टेंडन ऑटोग्राफ्ट होता है, कुछ सर्जन्स इसे गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ACL रिकंस्ट्रक्शन भी नाम देते हैं। अब ये रिकमेंड किसमें किया जाता है? इट इज रिकमेंड इन हाई डिमांड एथलीट। सबसे पहले हाई डिमांड एथलीट्स में
या तो ऐसे पेशेंट्स जिनकी जॉब में नीलिंग कम हो, अमाउंट ऑफ नीलिंग कम हो, ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है। और दूसरा है कि रैपिड रीवास्कुलराइजेशन। तो ये 4 पॉइंट है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है पटेलर टेंडन ऑटोग्राफ्ट में? तो पहला है पोस्ट ऑपरेटिव पटेलोफिमरल पेन, कि ऑपरेशन के बाद जो है जिनमें पटेलर टेंडन ऑटोग्राफ्ट दिया जाता है उनमें पटेलोफिमरल पेन होने के चांसेस ज्यादा है। सेकंड, पेन विद नीलिंग। अगर ज्यादा नीलिंग वाली एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें पेन होता है, इसीलिए यहाँ पे बोला है कि ऐसे पेशेंट्स को देना है जिनमें अमाउंट ऑफ नीलिंग कम हो। थर्ड, इंक्रीज रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव स्टिफनेस। अब पोस्ट ऑपरेटिव स्टिफनेस के भी चांसेस हैं। फोर्थ, रिस्क ऑफ पटेलर फ्रैक्चर। इसमें पटेलर फ्रैक्चर के भी चांसेस होते हैं, जहां से टेंडन लिया गया है वहां से भी पटेला का बोन प्लग लेते हैं, तो पटेलर जो है फ्रैक्चर चांसेस उसके ज्यादा रहते हैं। और फिफ्थ, क्वाड्रिसेप्स वीकनेस। तो ये जो 5 है वो डिसएडवांटेज है इसके, और ये पटेलर टेंडन ऑटोग्राफ्ट के बारे में था। अब हम देखेंगे हैमस्ट्रिंग टेंडन ऑटोग्राफ्ट के बारे में। अब हैमस्ट्रिंग टेंडन ऑटोग्राफ्ट जो है या तो सेमी टेंडेनोसिस मसल का पार्ट लिया जाता है ऑन द इनर साइड ऑफ नी इज यूज्ड एज अ ग्राफ्ट, या तो कभी कभी सेमी टेंडेनोसिस की जगह ग्रेसिलिस का जो है वो टेंडन यूज किया जाता है एज अ हैमस्ट्रिंग टेंडन। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहले एडवांटेजेस, अगर ये जो है सेमी टेंडनोसिस का या फिर ग्रेसिलिस का टेंडन लेते हैं तो वो एपिफिशियल प्लेट पे इफेक्ट नहीं करता है। सो नो डिस्टर्बेंस ऑफ एपिफिशियल प्लेट इन स्केलेटल इमेच्योर पेशेंट। सेकेंड है कि हैमस्ट्रिंग टेंडन जो है वो डोनर साइड पे रीजनरेट हो जाता है, ऐसे कुछ एविडेंसेस है। एविडेंस ऑफ हैमस्ट्रिंग टेंडन रीजनरेशन एट डोनर साइड, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। थर्ड है लॉस ऑफ नी फ्लेक्शन मसल स्ट्रेंथ रीइमिडिएटेड बाय 2 years पोस्ट ऑपरेटिवली। जो नी फ्लेक्शन मसल की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई होती है, वो 2 years में जो है वापिस वो जो स्ट्रेंथ है वो आ जाती है। तो ये थे उसके एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस, पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि ये जो है वो टेंडन टू बोन फिक्सेशन डिवाइसेस, ये टेंडन टू बोन फिक्सेशन है वो इतना रियलाइबल नहीं होता जितना बोन टू बोन फिक्सेशन होता है। जो हमने पटेलर टेंडन ग्राफ में देखा वो बोन टू बोन फिक्सेशन था, तो वो जो है ज्यादा रियलाइबल होता है। टेंडन टू बोन फिक्सेशन डिवाइसेस आर नॉट एज रिलायबल एज बोन टू बोन फिक्सिंग। सेकेंड है लॉन्गर हीलिंग टाइम, हील होने में ज्यादा टाइम लगता है, 12 वीक्स जितना टाइम लग जाता है। थर्ड, हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन ड्यूरिंग अर्ली रिहैबिलिटेशन। अर्ली रिहैबिलिटेशन के टाइम पे हैमस्ट्रिंग के ऊपर काफी सारा स्ट्रेन आएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म नी फ्लेक्शन मसल वीकनेस, या तो शॉर्ट टर्म के लिए या तो लॉन्ग टर्म के लिए नी फ्लेक्शन मसल की वीकनेस हो जाएगी। नेक्स्ट है पॉसिबल इंक्रीज एंटीरियर नी ट्रांसलेशन। अब इसमें जो है एंटीरियर नी ट्रांसलेशन होने के भी चांसेस है। अब इसका जो रीजन है कि क्यों एंटीरियर नी ट्रांसलेशन होगा, तो मेरी पहले की वीडियो में मैंने ये पूरा अच्छे से बताया हुआ है। ACL टीयर की एनाटॉमी वाले वीडियो में एंड वाले पोर्शन में ये मसल्स का रोल मैंने बताया है, तो उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये थे उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब थर्ड जो है वो है क्वाड्रिसेप टेंडन ऑटोग्राफ। क्वाड्रिसेप टेंडन ऑटोग्राफ जो है वो ऐसे पेशेंट्स में यूज होता है who have already failed ACL reconstruction, जिनमें ऑलरेडी ACL रिकंस्ट्रक्शन फेल हो चुका हो, उनमें क्वाड्रिसेप टेंडन ऑटोग्राफ यूज होता है। और इसमें होता क्या है, मिडल थर्ड ऑफ पेशेंट क्वाड्रिसेप टेंडन एंड अ बोन प्लग फ्रॉम अपर एंड ऑफ पटेला आर यूज्ड। इसमें मिडल थर्ड क्वाड्रिसेप टेंडन लेते हैं और साथ में जो है अपर पार्ट ऑफ पटेलर वहां से बोन प्लग लेते हैं। तो ये था तीनों टेंडन्स के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।